गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के न्यूज़पेपर की, तो आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट कर पाएंगे वो यही है कि यूएसए के द्वारा 3 ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर यहाँ पर बॉम्ब फेंकेंगे। इन तीनों साइट्स के नाम आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। सबसे पहला आपको यहाँ पे फॉर्दो के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, फॉर्दो जो है ना, वो दरअसल में एक माउंटेन के नीचे यहाँ पर बनी हुई एक ईरान की यूरेनियम इन्रिचमेंट साइट है। यहाँ पर काफी लंबे समय से ईरान बहुत कोशिश कर रहा था कि किस तरह से वो वेपन्स की तरफ यहाँ पे चल पाए। रिचमेंट हो रहा था यहाँ पे यूरेनियम का, राइट। एंड ऐसा भी बताया जाता है कि अपने आप में बहुत ही हैविली फोर्टिफाइड थी। ऐसा बताया जा रहा था कि इसराइल यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। इसराइल को यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी यूएसए के पास जो बॉम्ब्स है उनके इस्तेमाल की, ताकि फॉर्दो को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा पाए। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहीं पर आपको नतान्ज आपको देखने को मिल जाएगा। ये ईरान के अंदर सबसे बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस्फहान की, ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च साइट थी ईरान की, राइट। तो इनके ऊपर यहाँ पर अटैक्स किए गए यूएसए के द्वारा। अब इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अभी जांच चल रही है कि कितना यहाँ पे डिस्ट्रक्शन इन साइट्स को हुआ है। तो यहाँ पे देखो, डोनाल्ड ट्रंप का यही मानना है कि ईरान को जल्दी से जल्दी बातचीत के लिए लेके आना है, अदरवाइज ईरान के ऊपर और भी बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होगा। तो लेट अस सी कि ईरान इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल के लिए ईरान ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वो उसको यहाँ पे क्लोज किया जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दरअसल में वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को यहाँ पे कनेक्ट करता है। एंड दुनिया के ऑयल ट्रेड रूट के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट्स हैं उनमें से एक आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी ईरान के प्राइम मिनिस्टर से, एंड ईरान के प्रेसिडेंट से। एंड उन्होंने यहाँ पे आपस में डिस्कशन यही किया कि किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर हम एक डी एस्केलेशन कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि बातचीत के माध्यम से ही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यहाँ पे हल सामने निकल के आ सकता है। दोस्तों, डेट है आज की 23 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा जो प्रतिज्ञा दिवस के स्पेशल ऑफर्स लाए गए हैं, जहां पर हमारे सारे कोर्सेज को बहुत ही अफोर्डेबल बनाया गया है, ये ऑफर्स आपके 25 जून को खत्म हो जाएंगे। तो इंश्योर ये करिएगा कि अगर आप 1 ईयर कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो प्रहार और टाइटन आपके सामने है। उस तरह से 2 ईयर कोर्स में आपको संकल्प और पिनिकल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप कॉलेज के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर आपके सामने प्रारंभ कोर्स देखने को मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप PD1000 कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी कोर्सेज के लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ना इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में समझा देता हूँ। दरअसल में जो इंडेक्स है ना, ये दुनिया की लगभग 99.7% पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करता है। एंड यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा सेफ्टी है, राइट, किस तरह के अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कितना मिलिटराइजेशन है। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से देश में कितनी ज़्यादा शांति है, कितना पीस है, कितना यहाँ पे टेररिज्म है। ऑल दोज थिंग्स हमारे यहाँ पे ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये हमें बताता है। अब पॉइंट ये है कि इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज IEP के द्वारा। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीसन नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, यानी कि कोई सरकार इसको यहाँ पे कंट्रोल नहीं करती है, अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट देखने को मिलेगा। तो इसके हेडक्वार्टर सिडनी के अंदर है। तो कोशिश इसकी यही है कि ह्यूमन वेलबींग एंड प्रोग्रेस को एक तरह से ट्रैक कर पाए, किस तरह से शांति इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, पीस हाउ एग्जैक्टली इज इट इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग इसके पार्टनर्स है दुनिया भर के अंदर, अलग अलग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से भी ये कंटिन्यूसली बातचीत करता है, उनके साथ डेटा वगैरह उनसे एक्सचेंज करवाता है, ताकि ग्लोबल पीस इंडेक्स हम यहाँ पे निकाल पाए। अब हुआ क्या है ना, इस बार अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि दुनिया भर में जो शांति है ना, वो अपने आप में कम हुई है। देर इज अ 0.36% डिक्रीज इन द एवरेज पीसफुलनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाएगा।
अब इसका कारण क्या है सर? मतलब क्या दुनिया में सारे देशों में शांति कम हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत की अगर हम बात करें, भारत में शांति बढ़िया हुई है, अब हम ज़्यादा पीसफुल हैं। भारत का रैंक है 115th। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, इसका कारण यही है कि भारत में कॉन्फ्लिक्ट ना कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट देखो हुए हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं हुए, जैसे पहलगाम में हुआ है, बट कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पे धीरे-धीरे करके थोड़ी स्टेबिलिटी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, राइट? इवन अगर हम बात करें ग्लोबली तो पीस डिक्लाइन हुआ है, पर 74 कंट्रीज ने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी दिखाया है। बाकी हमारे जो पड़ोसी देशों की बात करें, देखो वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, और आप जानते ही होंगे कि चाहे अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर तो अलग ही लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि जो पीस इनइक्वालिटी है ना, वो बढ़ती जा रही है। व्हाट डज दिस मीन? देखो इनइक्वालिटी का मतलब आप जानते ही होंगे, है ना? तो अमीर देशों में शांति और गरीब देशों में शांति, इनका अंतर जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। अमीर देश और शांत होते जा रहे हैं, जो गरीब देश जैसे आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ही चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो ये इश्यूज हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, 2008 से कंटिन्यूसली आइसलैंड टॉप पे बना हुआ है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे कम पीसफुल कंट्री आपको देखने को मिलेगी। आपको एक रीजन के बारे में पता होना चाहिए, MENA रीजन जो हम बोलते हैं, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये लगातार 10 साल से सबसे दुनिया का अशांत रीजन यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो दुनिया में ना कहीं ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 13 से ये संख्या बढ़ के अब 34 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंटरनेशनलाइज हो रहे हैं। आप देख ही पा रहे हो हर जगह, मतलब ईरान का, इसराइल का, रशिया, यूक्रेन, सब जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आज के समय लगभग 59 एक्टिव स्टेट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर के एंड से सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एंड 2024 के अंदर 1.5 लाख से भी ज्यादा डेथ्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर गई हैं। बाकी 17 कंट्रीज के अंदर 1000 से भी ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डेथ्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और ये जो आपके इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वायलेंस होता है, इससे कहीं ना कहीं दुनिया को $20 ट्रिलियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं दुनिया की 11% है ग्लोबल जीडीपी का। साथ ही साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल $2.7 ट्रिलियन। तो नंबर्स अपने आप में, ये जो है ना, ये अपने आप में बैफलिंग नंबर्स हैं कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट दुनिया को, इकोनॉमी को हो रहा है, बिकॉज कि दुनिया में इस तरह के युद्ध एंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल हालांकि मैंने आपको समझाया भी था एंड आपको एक होमवर्क भी दिया था, एंड आप सबने बिल्कुल सही आंसर भी दिया। दरअसल में दोस्तों, यूपीएससी ना इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 21 जून के ऊपर। जैसे कल 21 जून थी, मतलब आई मीन सैटरडे को 21 जून थी। तो आप नोटिस करते हो ना कि होता पता क्या है कि हमारे जो सन की पोजीशन, ठीक है, सन मतलब हमारी अर्थ की पोजीशन विद रिगार्ड्स टू सन हमें देखने को मिलती है। अब अंडरस्टैंड आप ये करना कि जब आपका 21 जून का समय होता है, उसको हम जानते हैं समर सॉल्स्टिस के नाम से, है ना। एंड उस टाइम के ऊपर आप नोटिस कर पाओगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप इस तरह से समझ सकते हो कि लेट्स से ये आपका सन है, ठीक है ना, एंड यहाँ पर आपको अर्थ देखने को मिल जाएगी। अब होता पता क्या है कि जब हम बात करते हैं मार्च की, ठीक है, एंड आप बात कर लीजिए सितंबर की, तो यहाँ पर पता क्या होता है, जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्टली आपके इक्वेटर पे आके गिरती हैं, एंड इसी टाइम को हम लोग जानते हैं एज इक्विनॉक्स, ठीक है। अगर आपका ये मार्च में होता है तो इसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, एंड सितंबर, खासकर 23 सितंबर को अगर हम बात करें तो इसको हम ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। अब इस टाइम के ऊपर क्या होता है, जो धरती होती है वो डायरेक्टली सामने होती है, मतलब इक्वेटर आपका सामने आपको देखने को मिल जाएगा। वेर एज अगर हम बात करें आपके 21 जून की, तो यहाँ पर आपकी जो सनरेज होती हैं वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होती हैं, राइट। एंड इसी दिन को हम समर सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं। उस दिन हमारे नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको सबसे बड़ा दिन देखने को मिल जाएगा। इसका जो उल्टा दिन हमें देखने को मिलता है वो होता है 22 दिसंबर को, जिसको हम लोग विंटर सॉल्स्टिस के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो अगर आपसे कोई यूपीएससी में जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 21 जून को, द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली कहाँ पे फॉल कर रही हैं, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसीलिए हम इस दिन को यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल में 2014 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि हम जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में सेलिब्रेट करें। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि ऑफिशियल रिकॉग्निशन यूएन का 2014 में आता है, फिर 2015 में पहली बार हमने इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया। एंड इस समय के ऊपर जो हमने नई दिल्ली में राजपथ में सेलिब्रेशन किया था,
उसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें बनते हुए देखने को मिले। सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट योगा सेशन था। 35,985 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे एंड 84 कंट्रीज ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बाकी हम बात करें तो योगा के डेफिनेटली बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आप लोग जानते होंगे ना कि हिंदुज्म के अंदर सेल्वेशन के 6 डॉक्ट्रिन्स हैं। तो योगा का जो पेयर है वो आपको सांख्या के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो बाकी 4 हैं, न्याय, विशेषिका, मीमांसा, ठीक है, आप लोग कई बार पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हो, जैसे वेदांता आपका हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें योगिक फिलॉसफी के बारे में भी आप लोग अंडरस्टैंड करते होंगे किस तरह से जो पतंजलि थे उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा योगा एक ना एक्सरसाइज नहीं है, ये अपने आप को समझने का एक तरीका है, ये अपने आप में कनेक्ट करने का एक तरीका है। आपको दुनिया से और नेचर से कहीं ना कहीं आपको ये यूनियन आपका देखने को मिल जाएगा। बाकी WHO ने भी अपने देशों को बोला है कि आप योगा को प्रैक्टिस करिए एंड फिजिकल एक्टिविटी का जो हमारा जो ग्लोबल एक्शन प्लान है 2018 से 2030 का, उसके अंदर योगा को डेफिनेटली आप इंक्लूड करिए, राइट। बाकी इसके अलावा भारत ने भी बहुत सारे ऐप्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं योगा को और प्रमोट करने के लिए, जैसे आपका M योगा ऐप हो गया, नई वेबसाइट बनाई गई है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रिगार्डिंग, फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज हम देते हैं योगा के अंदर। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन डन बाय इंडिया इन ऑर्डर टू इंश्योर कि योग जो है वो पूरी दुनिया तक यहाँ पे पहुंच पाए। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज किंग कोबरा के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला डाउट तो ये आएगा कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मध्य प्रदेश में पता क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में आपके स्नेक्स की वजह से, जो स्नेक बाइट होता है उसकी वजह से काफी सारे लोगों की डेथ देखने को मिल रही है। एंड इनफैक्ट वहाँ के जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी, उन्होंने ये बोला कि यार जो एक डिंडोरी करके डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ पर वो पहले काम भी किया करते थे, तो वहां पर 200 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है स्नेक बाइट की वजह से। अब क्या तरीका है स्नेक बाइट से लोगों को बचाने का, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी का ये कहना है कि हम एक काम करते हैं, हम किंग कोबरा को ले आते हैं इस बार, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर। उससे क्या होगा, उससे कहीं ना ये जो कोबरा होता है ये बाकी दूसरे आपके स्नेक्स को खा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन स्नेक ईटर। अच्छा ठीक है, तो अगर किंग कोबरा होगा तो कहीं ना कहीं बाकी औरों को, बाकी और जो आपके स्नेक्स हैं वो दूर रहेंगे थोड़ा, है ना। तो किंग कोबरा उनको हंट कर जाएगा, तो इससे बाकी जो स्नेक्स हैं उनकी पॉपुलेशन हमें कम होती हुई देखने को मिल सकती है, तो उससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। ओके। दूसरा चीफ मिनिस्टर जी ने ये कहा कि हम ना सेंसस तो चलो अलग चीज है, पॉपुलेशन सेंसस जब होना है, पर हम एक काम करते हैं, हम एक स्नेक सेंसस करते हैं, हम ये काउंट करते हैं कि कितने स्नेक्स हैं। अब जब से एक्सपर्ट्स ने ये 2 बातें सुनी है ना मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, वो अपने आप में हैरान परेशान हो गए हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर जी क्या रहे हैं। अब ऐसा क्यों, एक्सपर्ट्स क्यों परेशान हैं? एक्सपर्ट्स ने बोला है कि भाई एक तो ये बड़ा ही अपने आप में इशू है, इतना आसान काम नहीं है जितना ये बोल रहे हैं। इसका रीजन ये है कि आज तक हमारे पास कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं कि कैसे हम यहाँ पे स्नेक्स को काउंट करें, क्योंकि आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है स्नेक्स को काउंट करने की। तो एक तो दिक्कत ये है कि कैसे काउंटिंग कैसे कर पाएंगे इन स्नेक्स की, ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात भाई, किंग कोबरा को मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह से रखना कोई आसान काम नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर हॉट ड्राई फॉरेस्ट है, पानी की कमी है, तो यहाँ पर किंग कोबरा सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो अपने आप में इशू है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें किंग कोबरा का, अगर हम ट्रांसलोकेट करते हैं उससे हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जेनेटिक इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है। तो जितना आसान काम लग रहा है कि कोबरा बस ले आओ अपने आप लोग बच जाएंगे, उतना आसान यहाँ पे चीजें हैं नहीं। तो काफी सारे एक्सपर्ट ने इसके क्वेश्चन मार्क किया है कि आप तो कुछ भी मत बताइए, ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को भी यहाँ पे नोट करिए एंड उस हिसाब से हम इसका कोई सोल्यूशन आगे ढूंढ सकते हैं। एनीवेज, तो बात करें किंग कोबरा की, तो किंग कोबरा को पहले ऐसा मानते थे कि एक सिंगल स्पीशी है, पर अब हमें यहाँ पे इनकी 4 अलग अलग लीनियजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे एक है आपकी वेस्टर्न घाट लीनियज, एक है आपका एशियन मेनलैंड लीनियज, एक है मलाय पेनिनसुला लीनियज और एक है आपका सुंडा आइलैंड एंड फिलीपाइंस लीनियज। ये 4 लीनियज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पर इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक है, जो कहीं ना कहीं 15 फीट तक यहाँ पे ग्रो कर सकता है। प्लस एट द सेम टाइम ये एकमात्र ऐसा स्नेक है जो अपने नेस्ट खुद बनाता है अपने एग्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा जब ये कैद में होता है, जब ये बंदी होता है, उस टाइम के ऊपर ये ब्रीड अच्छे से नहीं करता।
बाकी इनका जो हैबिटेट होती है मोस्टली वो ह्यूमिड शेडेड कूल एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगी, इसीलिए मध्य प्रदेश के जंगल या जो मध्य प्रदेश का एरियाज है वो इनके लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। बाकी इसके अलावा डेंस एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, कूल स्वैम्प्स, बैम्बू थिकेट्स, ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये मेजर इनके हैबिटेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडियन ट्राई बेल्ट हो गया, मैनग्रोव कोस्ट हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड ये एक तरह से एपेक्स प्रेडेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये दूसरे स्नेक्स के ऊपर प्रे करते हैं, इसलिए इनको ओफियोफेगस या फिर स्नेक ईटर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जो ध्यान में रखनी है ना, कि ये कैपेबल होते हैं ऑफ फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस के। अब इसका मतलब क्या होता है सर फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस का? पहली बात तो ये जो वर्ड है ना फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल मतलब कि कंपल्सरी ना होना, ठीक है। तो क्या होता है ना कि यहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑप्शनल ढंग से। बेसिकली कहने का मतलब जो फीमेल्स होंगी वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगी बिना मेल या स्पर्म के इन्वॉल्वमेंट के, पर ऐसा नहीं हमेशा ऐसा करेंगी, ओकेजनली ऐसा करेंगी, कभी कभार ऐसा यहाँ पे कर सकती हैं। तो इट इज कैपेबल ऑफ फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस। बाकी इसके अलावा आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो आपको यहाँ पे वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा, साइट्स में अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत हैं, एंड डब्ल्यूपी के अंदर आपको ये शेड्यूल 2 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये है थोड़ा सा डिस्कशन रिगार्डिंग द किंग कोबरा। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है दैट इज फर्स्ट इंडियन एपिग्राफिकल रेफरेंस टू हेलीज कॉमेट डिस्कवर्ड। सबसे पहले मैं आपको हेलीज कॉमेट के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कॉमेट तो आप सब लोग समझते होंगे, पर हेलीज कॉमेट अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि लगभग ये 76 साल के बाद यहाँ पे अपीयर करता है। अब नाम इसका हेलीज कॉमेट क्यों पड़ा? क्योंकि एडमंड हेली जिन्होंने यहाँ पर इसका रिटर्न करेक्टली प्रेडिक्ट कर दिया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए, तो उनके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया, दैट इज हेलीज कॉमेट। अब अगर हम बात करें ना 1456 में आपका जो हेलीज कॉमेट आया था, तो उस टाइम के ऊपर इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे देखा गया, एंड इनफैक्ट इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कॉमेट को ना एक डर के साथ देखा जाता है कि कोई कॉमेट आ गया, कुछ कुछ बर्बादी हो सकती है, कुछ कैलेमिटी हो सकती है। तो उस टाइम के ऊपर यूरोप में, मिडल ईस्ट, एशिया के अंदर माना गया कि यार ये कॉमेट का आना अपने आप में अच्छी बात नहीं है, यार इससे कुछ खतरा हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ऑटोमन एम्पायर में भी ऐसा ही देखने को मिला, एंड इंडिया में भी है। इंडिया में क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो कॉमेट को ना इस तरह से ही हम एक कुछ बुरा घटना होने का एक संकेत की तरह यहाँ पे लेते हैं। इनफैक्ट 1456 के अंदर आप नोटिस कर पाओगे उस समय बेलग्रेड का सीज हमें देखने को मिलता, एंड साथ ही साथ रीजनल किंगडम्स के अंदर भी कुछ यहाँ पे उतार चढ़ाव हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं इन दिस हेलीज कॉमेट का जब ये अपीयरेंस हुआ था। तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि कॉमेट का अपीयर करना सोसाइटी में अच्छा यहाँ पे नहीं माना जाता था पास्ट के अंदर। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं दोस्तों? अभी पता क्या हुआ है, आप नोटिस कर पाओगे कि जो आंध्र प्रदेश के श्रीसाइलम के अंदर आपको मल्लिका अर्जुन स्वामी टेम्पल देखने को मिलता है ना, वहां पर आपको ये कॉपर प्लेट 15वीं सदी की यहाँ पर डिस्कवर हुई है, एंड इसको हमने स्टडी किया, एंड इसके माध्यम से हमें पता लगा कि यार इस पे ऊपर तो हेलीज कॉमेट के बारे में जानकारी दे रखी है। हेलीज कॉमेट वर्ड नहीं है, कॉमेट वर्ड है, क्योंकि हेलीज कॉमेट वर्ड तो 18वीं सदी के अंदर आया, पर कॉमेट वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड जब हमने देखा कि कौन सा डेट की बात हो रखी है, तो हमने नोटिस किया तो 1456 की बात कर रहा है, और 1456 में हम जानते हैं कि हेलीज कॉमेट आया था। तो हमने वहां से समझ लिया कि अच्छा यहाँ पे जो कॉमेट की बात हो रही है हेलीज कॉमेट की बात हो रही है। तो क्या लिखा क्या हुआ है सर इस कॉपर प्लेट के अंदर? इस कॉपर प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये 1456 में जो एक कॉमेट आ रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी कैलेमिटी हो रही है, इससे कैसे बचा जाए। तो कैसे बचने का क्या तरीका माना गया? तरीका ये माना गया कि हम एक काम करते हैं, एक वैदिक स्कॉलर को हम यहाँ पे लैंड ग्रांट दे देते हैं। तो वो लैंड ग्रांट का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इस कॉपर प्लेट के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास डेट भी निकल के आ चुकी है, 28 जून 1456 सीई, मंडे था उस दिन, ठीक है ना। तो उसमें विजयनगर के किंग थे मल्लिका अर्जुन जी। तो संस्कृत के अंदर ये पर्टिकुलर आपको जो प्लेट है ये देखने को मिल जाएगी, और ये नागरी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे इसको लिखा गया है। बाकी ये जो पर्टिकुलर गांव है, ठीक है, अग्रहारा, अग्रहारा यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अग्रहारा का मतलब होता है टैक्स फ्री विलेज। ये जो सिंगापुरा नाम का टैक्स फ्री विलेज था ऑफ किलजा सीमा ऑफ हस्तिनावती वेम्थे, ये ग्रांट किया गया एक ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण का नाम था लिमगन आर्या, ठीक है, और वो वैदिक स्कॉलर थे कडियालापुरा, जो कि आज के समय के ऊपर आपको कडियाला पुलंका इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। तो उनको यहाँ पर ये ग्रांट दी गई थी, ऐसा यहाँ पर इसके अंदर इस कॉपर प्लेट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो नॉर्मली यही बिलीव था, ये जो कॉमेट आता है या मीटियोर शावर आता है, ये अपने आप में अच्छा नहीं होता, कोई आने वाले समय के अंदर कुछ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। उसी चीज को थोड़ा सा शांत करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए इस तरह से यहाँ पे लैंड ग्रांट दी गई है, ऐसा यहाँ पे इस कॉपर प्लेट के अंदर बताया गया है। तो भारत से भी पहली बार एक एविडेंस हमें देखने को मिल रहा है जो क्लियरली रेफर करता है हेलिस कॉमेट को। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरह से ये सेलेस्टियल इवेंट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे रॉयल डिसीजंस, ठीक है, कि किंग क्या डिसीजन ले रहा है, रिलीजियस ग्रांट्स हो गया, उन सब चीज़ों को कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारी मेडिवल इंडियन सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस था एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना का, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ये चीज़ें बता देता है। तो इससे हम कहीं ना कहीं एपिग्राफी को, साइंस की हिस्ट्री को, कल्चर, एस्ट्रोनॉमी को हम और अच्छे ढंग से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, ये जो टेम्पल की हम बात कर रहे थे श्रीसाइलम के अंदर, आपको देखने को मिलेगा ये कृष्णा नदी के ऊपर आपको देखने को मिलता है। एंड लॉर्ड शिवा को जो 12 आपको ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स हैं उनमें से एक आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ 18 महाशक्ति पीठ में से भी आपको ये देखने को एक मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर टेम्पल को हम लोग श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये मल्लिकार्जुन यानी कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, एंड साथ ही साथ आपकी जो गॉडेस भ्रमरंबा यानी कि माता पार्वती की को यहाँ पे डेडिकेटेड है। तो ये टेम्पल के जो ओरिजिन्स हैं उसमें देखो आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारी डिनेस्टीज को यहाँ पे इनके द्वारा पैट्रोनेज मिला, जैसे फॉर एग्जांपल चालुक्य, काकतीय, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है, चाहे वो शैविज्म की बात कर लें, चाहे वो शक्तिज्म की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। बाकी जो टेम्पल है ये द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर आपको विमान, मंडप एंड आपको यहाँ पे इंट्रिकेट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टेम्पल में। तो ये कुछ बातें थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज योर रीकैलकुलेशन ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथ। दोस्तों लास्ट ईयर भी आर्टिकल्स आए थे भारत की कोस्ट लाइन की लेंथ के रिगार्डिंग, अब वापस से आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों आप लोग कोस्ट लाइन आप जानते होंगे, हो सकता है आप लोगों ने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, एंड वहां पर आपको भारत की कोस्ट लाइन की लेंथ 7516 किलोमीटर देखने को मिली होगी। पर ये वाली जो लेंथ है ना, हमने 1970 में यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। अब यहाँ पे पिछले सालों में हमने वापस से हमें अपनी कोस्ट लाइन को कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो हमारी लेंथ निकल के आई 11,098 किलोमीटर। अब पॉइंट ये आता है कि सर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हमने कौन सा पीओके को ले लिया, वैसे तो पीओके की वैसे कोस्ट लाइन है भी नहीं, बट कोई और जगह को हम कोई टेरिटरी एक्वायर करते तो सेंस भी बनती है कि हमारी कोस्ट लाइन बढ़ चुकी है, पर हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो हमारी कोस्ट लाइन बढ़ी क्यों है, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन। देखो यहाँ पर ना कोस्ट लाइन बढ़ने का बस एक कारण है, वो है कि हमारे पास कोस्ट लाइन कैलकुलेट करने के तरीके और एडवांस आ चुके हैं। व्हाट डज इट मीन कि तरीका एडवांस हो चुका है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों पिछले जो आपके मैप्स थे ना, उनमें एक स्केल जो हमने इस्तेमाल किया था वो था कि 1 सेंटीमीटर 45 किलोमीटर के बराबर होता है। ये कैसे किया, अरे मैपिंग में मैप आप छोटा नहीं करते, आप स्केलिंग नहीं करते उस चीज की। तो आपने क्या किया था, पहले 1 सेंटीमीटर को 45 किलोमीटर के स्केल के ऊपर इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 2.5 किलोमीटर की कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास टेक्निकें एडवांस आ चुकी हैं, बिल्कुल। अब नोटिस करना, पुराने वाले मैप पे पता क्या करते थे, हम इतनी लाइन को हम एक इस तरह से मान लेते थे यार ये स्ट्रेट ही लाइन सी है ऑलमोस्ट, क्योंकि पहले वाला टेक्निक इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी यहाँ पे हमारे पास एलेबिलिटी और डिटेल नहीं थी। पर अब नोटिस करो, अगर हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे 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 करते 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 करते, डोंट यू थिंक ये कोस्ट लाइन यहाँ पे बढ़ चुकी है। बिल्कुल। देखो यार, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा मानो कि एक लाइन इस तरह से है, पूरी ऐसे स्ट्रेट लाइन सी है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्प्लेसमेंट मान लो आपका 5 किलोमीटर है, पर ये वाला जो पीछे वाला है मान लो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। डोंट यू थिंक कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आएगा डिस्प्लेसमेंट से, आंसर इज यस। तो पहले हमारे पास उतना हमारे पास कैलकुलेशन करने का तरीका आसान नहीं था, उतना डाटा रेजोल्यूशन हमारे पास अच्छा नहीं था, इसीलिए हमारी जो पहले जो आपकी कोस्ट लाइन आई थी वो 7,516 किलोमीटर की थी। पर अब क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्निक आ चुकी है, उसके माध्यम से हमें पता लग गया है कि हमारी जो लेंथ है वो 11,098 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा ना मत समझना है कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग हो गया है, नो, हमारे पास डेटा रेजोल्यूशन टेक्निक्स बहुत बेहतर हो गई हैं। हमने पहले मैनुअल सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते, मैनुअल चीज़ें करते थे, अब हमारे पास जीआईएस सॉफ्टवेयर्स हैं, उससे कहीं ना कहीं चीज़ों की बेहतर मैपिंग हो सकती है। कहीं पर कुछ छोटी मोटी इरेगुलरिटीज हैं उनको हम अच्छे से फैक्टर इन कर सकते हैं। पिछली बार कुछ हमारे पास कुछ आइलैंड मिस हो गए थे, अब हमने उन आइलैंड्स को भी यहाँ पे देख लिया, क्योंकि हमारे पास अब अच्छी रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगी। पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ और चीज़ें थी, ठीक है ना, तो प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह नहीं थी, तो उनको भी हमने यहाँ पे अब इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरह से हमारी जो भारत की कोस्ट लाइन है ना, वो जब रिकैलकुलेट हुई
तो 11,076 किलोमीटर देखने को मिली। तो इसके हिसाब से आप नोटिस कर पाओगे हमारी जो कोस्टल रेगुलेशन जोन बाउंड्रीज हैं अब वो अपने आप में शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। उस हिसाब से हमें हैबिटेट कंजर्वेशन टूरिज्म जोन्स को प्लान करना पड़ेगा। साथ में ही हमारे पास क्योंकि कोस्ट लाइन मैपिंग काफ़ी एक्यूरेट आ चुकी है, इससे हमारे कौन से एरियाज ऐसे हैं जो इरोजन प्रोन है उनको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैरीटाइम सर्वेलेंस, नेवी, कोस्ट गार्ड, इन सब ऑपरेशंस के अंदर भी यहाँ पर जो नए डेटा के माध्यम से यहाँ पे मदद मिल पाएगी। एंड साथ ही साथ देखो फिजिकल टेरिटरी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, पर कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आपका यूएन क्लॉज के अंतर्गत देखने को मिलता है उसमें हमारे क्लेम्स में भी चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंड यहाँ पे ये करना कि गुजरात की कोस्ट लाइन आपको 2340 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आपको अंडमान निकोबार की देखने को मिलती है, दैट इज 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो हर एक स्टेट का कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का भी अच्छा खासा एरिया यहाँ पे चेंज हुआ है, राइट। तो इनको आप सबको ऐड करोगे ना तो 11,000 जो आपका मैंने आपको बताया 11,000 जो 11,098 किलोमीटर की हमारी ये कोस्ट लाइन आपको देखने को मिल जाएगी ओवरऑल, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारी चीजें कंडक्ट करवाई थी एंड दिस इज हाउ दे हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर थिंग। तो फर्क यही है कि स्केल का बदलाव आया है। पहले हम क्या करते थे, पहले के टाइम के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर को 45 किलोमीटर के बराबर कंसिडर किया जाता था स्केलिंग में, और अब हमने 1 सेंटीमीटर को 2.5 किलोमीटर के इक्विवेलेंट इक्वेट किया है। पहले स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन किया जाता था, अब हम कहीं ना कहीं कहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है सारे इस तरह से कोस्टल फीचर को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। पहले यहाँ पे बेसिक शोर लाइन को कंसिडर किया गया था, अब हमने एस्चुरीज, इनलेट, सैंड बार्स, टाइडल क्रीक सबको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। एंड उस हिसाब से हमारी एक नई मेथोडोलॉजी के माध्यम से भारत की कोस्ट लाइन हमने रीडिफाइन यहाँ पे कर दी है। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ मैंने जो सैटरडे आपको होमवर्क दिया था उसमें एक था ई वोटिंग सिस्टम। तो यस, बिहार पहला स्टेट बनने जा रहा है जो इसको अडॉप्ट करेगा अर्बन पोल्स के लिए, दैट इज करेक्ट। इंडस वाली स्क्रिप्ट बिल्कुल पिक्टोग्राम के द्वारा लिखी गई है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फास्टैग का एनुअल पास आपका कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, इसीलिए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। यूएन सीटेड या जिसको हम लोग आज के समय यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, तो 1876 के अंदर नहीं बल्कि आपका 1964 के अंदर यूएनजीए के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करें तो दरअसल में यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ही यहाँ पे इसको रिलीज करता है, इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।